तो सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये 4th लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव अ कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एनहाइड्राइड। अब क्रोमिक एनहाइड्राइड होता है हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसमें, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को ये कन्वर्ट करता है कीटोन में। तो बोल रहा है विल गिव अ कीटोन, तो हम कीटोन को मिलेगा जब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है तो इसको तो कीटोन में नहीं करेगा, इसको एल्डिहाइड में करेगा। यहाँ पर भी ये प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास गिवन है तो इसको भी किस में करेगा, ये एल्डिहाइड में करेगा, तो कीटोन वाला आंसर कैंसिल। थर्ड है हमारे पास ये टर्सरी हमारे पास गिवन है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, CH3 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 OH, और CR3 की प्रेजेंस में इसका तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, ये कोई रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। अगर हम देखते हैं डी वाला क्वेश्चन, डी ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक सेकेंडरी अल्कोहल बिल्कुल हमारे पास प्रेजेंट है। CrO3 क्या करेगा, इस सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप में, और हमारे यहाँ से 1 मार्क्स बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, इज एक्सपेक्टेड टू बी द हाइएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि हमारे पास कि पहला इलेक्ट्रॉन निकला फिर दूसरा निकला, अब थर्ड जब मैं निकालना चाहूँगा इलेक्ट्रॉन को तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मेरे को कौन सी इलेक्ट्रॉन में लगेगी या कौन से जो है मेटल में देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले हमको सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। आयरन की होती है हमारे पास 3d6 4s2, मैग्नीज होता है हमारे पास 3d5 4s2, और क्रोमियम होता है हमारे पास 3d5 4s1, वेनेडियम होता है हमारे पास 3d3 4s2। अब हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई कब होती है, जब हमारे पास क्या हो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो या फिर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो। ये हमारे पास जब 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बचेगी, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा हमारे लिए, बहुत ही टफ हो जाएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट केस के साथ। अगर हमारे पास है 3d6, 1 2 3 4 5 6 और 2 हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो पहले हम सबके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं यहाँ से। जैसे ही S से गया तो ये क्या बना 4s0, यहाँ से भी गया तो बचा 4s0। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने सबके निकाल दिए हैं, इसका नहीं निकालता हूँ और इसका निकाल देता हूँ 4s0। अब मेरे को जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या है, D6 है, तो यहाँ पे D5 होता अगर तो ज़्यादा स्टेबल होता है D6 से, तो यहाँ से तो इजीली हमारा जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसकी जो फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है क्योंकि तब ये D5 कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर चुका होगा। अगर हम यहाँ से देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पहले ही निकाल दिए हैं मैंने। अब ये यहाँ पे D5 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास देखने के लिए मिल रही है, तो इसकी जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये निकालना नहीं चाहेगा बाहर, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई हमारे पास देखने के लिए मिलेगी। इस वाले का मैंने एक भी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं निकाला है, इसकी जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हमको देखने के लिए मिलेगी क्योंकि तब ये 3d5 आ चुका होगा। अगर हम इसमें निकालें तो 2 मैंने पहले निकाल दिए हैं और तीसरा भी आराम से इसका निकाल सकते हैं क्योंकि ये 3d3 है, ये तो हाफ फील्ड से भी कम भरा हुआ ऑर्बिट है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड मैग्नीज, क्योंकि ये क्या है 3d5, जब मैग्नीज 2 पॉजिटिव होगा तो ये क्या है D5, तो ये मैग्नीज 3 पॉजिटिव में नहीं जाना चाहेगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल इसके पास हाफ फील्ड d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट द वॉन हॉफ फैक्टर। जब हमारे पास क्या होता है CH3COH, इसके 2 मॉलिक्यूल एसोसिएशन में क्या होगा, एक डाइमर का फॉर्म करेंगे। तो जब डाइमराइजेशन होता है, एसोसिएशन होता है हमारे पास, तो वॉन हॉफ फैक्टर की वैल्यू जो होती है हमारे पास ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है I का, पार्टिकल्स आफ्टर, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, ग्रेटर देन 1 नहीं, ऑलवेज लेस देन 1 होगी। क्यों, फॉर्मूले से देखते हैं। I की वैल्यू होती है हमारे पास पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो
हमारा आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल थे हमारे डाइमेरस करके 1 मॉलिक्यूल में बन गए, तो ये आ गया 1। और इनिशियल कितना लिए थे हमने, 2 मॉलिक्यूल लिए थे, तो ये आया 2, तो आई आ गया मेरा 0.5, तो ये आया ऑलवेज लेस देन 1। अगर यहाँ से 3 मॉलिक्यूल भी ट्राइमर बना के यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते तो हम यहाँ इसको लिखते 3, तो भी हमारे पास आई क्या आता, लेस देन 1 आता। तो जब भी एसोसिएशन हमारे पास देखने के लिए मिलेगा तो आई की वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 देखने के लिए मिलेगी, और जब डिसोसिएशन होगा तब हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। आई की वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं होती और आई की वैल्यू 0 भी कभी नहीं होती, या तो आई 1 होगा या आई ग्रेटर देन 1 होगा या आई लेस देन 1 होगा, नेगेटिव नहीं होगा और 0 कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन x + 2y gives p द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द रेट लॉ। जब भी हम इसका रेट लिखते हैं तो रिएक्टेंट के लिए हम यूज़ करते हैं माइनस और dx/dt इक्वल्स टू माइनस, ये भी रिएक्टेंट में है, dy/dt, और यहाँ पर जैसे इसके आगे 2 लगा हुआ है, जैसे 2 मोल ले रखे हैं, कोफिशिएंट इसका 2 है, तो ये चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे ये हो जाता 1/3, ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे, और ये इक्वल होगा किसके, अब हम प्रोडक्ट के लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, dp/dt ही आएगा। अब इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कंपेयर करा रखा है। पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं 2dp/dt। अगर मैं इस वाले साइन को, इन दोनों को मैं इक्वल करता हूँ, ये तीनों ही इक्वल है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करके चलता हूँ, -1/2 dy/dt इक्वल्स टू dp/dt। अब ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, अब यहाँ डिवाइड में है तो वहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस का dy/dt इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ dp/dt। तो यही हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ सही मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। बाकी देखते हैं, यहाँ पे माइनस का dp/dt है तो यहाँ तो प्लस का है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे dx/dt है लेकिन, और माइनस का dp/dt है, ये माइनस साइन आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था, इधर भी ये ऑप्शन हो गया गलत। फिर माइनस का 2y/dt है, लेकिन ये माइनस का 1/2 होना चाहिए था, यहाँ इसने 2 लिखा हुआ है, तो ये भी हो गया बिल्कुल गलत ऑप्शन, तो ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली। सारे ऑप्शन को एक बार कर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बी वाले ऑप्शन को, ये क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो SN1 दिखाती नहीं है, वो जाती है SN2 मैकेनिज्म से, तो बी वाला हो गया हमारा गलत। अब देखते हैं सी वाला, ये हमारे पास है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 से भी जाती है और SN2 से भी जाती है, डिपेंड किस पे करता है, सॉल्वेंट पर इसने यहाँ सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया, इसने बोला है मोस्ट रैपिडली, तो सी ऑप्शन भी हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, या फिर हमारे पास बाकी ऑप्शन देख लेंगे, अगर वो सही होते हैं तो सी को हम काट देंगे। डी वाला है एराइल हैलाइड, हमारे पास गिवन है, ये जो डायरेक्टली अटैच ब्रोमीन है SN1 से कभी नहीं जाता, ना ही ये SN2 से जाता है, ये जाता है अलग रिएक्शन से, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हमारे पास एक अलग टाइप की रिएक्शन हमको देखनी पड़ती है, तो डी नहीं जाता। यहाँ से कार्बोकैटायन बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो SN1 से तो कभी भी नहीं जा पाता। दूसरा लास्ट बचता हमारे पास ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में अगर हम कार्बोकैटायन बनाएं तो ये कार्बोकैटायन क्या है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से रेजोनेंस के थ्रू इसको स्टेबलाइज कर सकता है, तो जहाँ पर भी रेजोनेंस हमको देखने के लिए मिलता है वहाँ पर SN1 से जाता है। तो एलाइलिक हैलाइड, 2 ऑप्शन है, एलाइलिक हैलाइड, इसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो होता है एलाइलिक कार्बन होता है या फिर एलाइलिक पोजीशन, तो एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड कौन सी होती है, जैसे ये यहाँ पे, ये तो सिंपल हैलाइड है, अगर हम लगा देंगे CH2Br, अब बेंजीन ग्रुप अटैच है यहाँ से, तो बेंजीन के साथ जो कार्बन होता है ये होता है बेंजाइलिक कार्बन या फिर बेंजाइलिक पोजीशन, इससे अटैच ब्रोमीन क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक ब्रोमाइड, या फिर कोई और अल्काइल हैलाइड होगी तो मतलब कोई और हैलोजन ग्रुप होगा तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये दोनों ही किससे जाती हैं, SN1 से जाती हैं, तो क्या पता है अगली बार ये बेंजाइलिक हैलाइड वाला एग्जाम में पूछ ले। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, एलाइलिक हैलाइड हमारी जो है SN1 से जाती है।
फिर बोल रहे एसिटिक एसिड रिएक्ट विद PCl5 टू गिव, तो CH3COOH होता है हमारे पास एसिटिक एसिड। जब भी हम इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करा दें, अगर SOCl2 के साथ करा दें, PCl3 के साथ करा दें, इनमें से किसी भी रिएजेंट के साथ बनाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड क्लोराइड ग्रुप में। तो हमारा आ जाएगा CH3COCl जो कि है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एन एल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। एल्डिहाइड कोई भी ले लेते हैं हम, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एल्डिहाइड है। जब हम इसको क्या बनाना, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कराना हो तो हम यूज़ करते हैं HCN और साथ में कभी कभार लेते हैं KCN या फिर NaCN, या फिर कभी कभार वो सिर्फ क्वेश्चन में HCN ही देता है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास CN माइनस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ खींचेगा तो इस कार्बन पे जनरेट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब साइनाइड के हमारे पास CN माइनस है, एक न्यूक्लियोफाइल। तो बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन क्या होता है, जब ये अटैक करेगा इस जगह पर और हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगा, CH3COH CN और H। जब एक कार्बन पे एक OH लग जाए और CN लग जाए, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो बोल रहा है जब फॉर्मेशन हुआ साइनोहाइड्रिन का तो किस टाइप का एग्जांपल है, क्या इलेक्ट्रोफाइल एडिशन है, नहीं ये तो न्यूक्लियोफाइल है, तो ये तो आंसर नहीं है। क्या इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफाइल तो अभी भी नहीं है हमारे पास, क्या है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल वाले तो ऑप्शन दोनों ही हट गए। एक बोल रहा है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कब होता है हमारे पास, अगर यहाँ पे कोई एल्काइल हैलाइड हो CH2Cl और न्यूक्लियोफाइल आ जाए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल साइनाइड आ जाए और अटैक करके इस ग्रुप को यहाँ से हटा दे, सब्स्टिट्यूट कर दे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी ग्रुप को हटाकर खुद अटैच हो जाए, तो Cl को हटा के अगर CN लग जाए तो ये होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट तो हुआ नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है कार्बोनिल सेंटर पर, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ से भी हट जाएगा एग्जाम्पल। और हमारा ए ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बिल्कुल सही आंसर हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्हेनियस इक्वेशन से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आर्हेनियस इक्वेशन लिखते हैं हमारे पास, K इक्वल्स टू A, ये मल्टीप्लाई में E की पावर माइनस EA अपॉन में RT, ये होती है आर्हेनियस इक्वेशन। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो। इन द आर्हेनियस इक्वेशन व्हेन log K इज प्लॉटेड अगेंस्ट 1/T, log K और 1/T का ग्राफ बनाना है, बाकी ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं ln k है नेचुरल लॉग, तो ये हो जाएगा ln E की पावर माइनस EA अपॉन में RT, ln k इक्वल्स टू ln A, जो लॉग की पावर होती है, जैसे ln x2 है तो हम इसको 2 ln x ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर जो है इसको लिखेंगे माइनस EA अपॉन में RT ln E, हम इसको ऐसे लिख देंगे। और ln E होता है हमारे पास इक्वल टू 1, तो ln k हो जाएगा हमारे पास ln A, नेचुरल लॉग A है, माइनस EA अपॉन में RT। यहाँ तक हमने बना लिया, लेकिन इसने बनाया किस में, लॉग के लिए रखा, लॉग बेस 10 का हमें यूज़ करना है, तो हम नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे लॉग बेस 10 में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा लॉग बेस 10 k इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 2.303 log A माइनस, यहाँ पर तो ln है नहीं तो यहाँ हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, यहाँ रह जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसको इनसे डिवाइड कर देंगे, तो log K इक्वल्स टू 2.303 log A अपॉन में 2.303 माइनस EA अपॉन में 2.303 RT। अब यहाँ से 2.303 ये भी कट जाएगा, तो log ऑफ K इक्वल्स टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन में 2.303 RT। ये हमारी आर्हेनियस इक्वेशन बनी इन टर्म्स ऑफ log K एंड log A। तो हमको बस याद ये रखना है, बाकी इक्वेशन तो हम बना ही लेंगे। अगर कोई सारा तीनों ही याद रख सकता है तो फिर वो तो क्या ही बोल रहे हैं उसको। फिर आता है हमारे पास, अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। log K और log 1/T के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, मतलब कि log K, अगर मैं इसके बीच में प्लॉट करता हूँ log K, ये आगे हमारे y एक्सिस पे, log ऑफ A इसको भी हटा देते हैं
माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर और 1/t प्लस लॉग ऑफ ए। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, लाइन की क्वेश्चन कहती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये x एक्सिस पे क्या है हमारा 1/t और स्लोप क्या है हमारा माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 आर। m मतलब होता है स्लोप, तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, यहाँ थोड़ी जगह कम सी दिख रही है, एडजस्ट करते हैं इसको। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ होगा 1/t और यहाँ होगा log k। तो ये ग्राफ हमको ऐसे नेगेटिव स्लोप से देखने के लिए मिलेगा। अब इसको पोजीशन जहाँ पे y एक्सिस पे लाइन काट रही होगी इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट होता है हमारा कांस्टेंट, जो ये c है ये कांस्टेंट होता है इंटरसेप्ट। तो ये होगा हमारा log a। स्लोप क्या है m, स्लोप होता है हमारा जो इसका स्लोप है, इस लाइन का स्लोप ढलान जो है इसकी, ये होती है m इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर। इस नेगेटिव का मतलब है स्लोप हमारा कैसा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा m तो ये हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप हमारे पास है। तो यहाँ पे हमको नेगेटिव स्लोप देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे हमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं, तो मैंने वो तरीका ही बता दिया कि ग्राफ को कैसे बनाना है। ऑप्शन देखते हैं, स्लोप इज a अपॉन आर। क्या स्लोप a अपॉन आर है? नहीं, स्लोप तो क्या है ई ए, माइनस का ई ए, ये भी ध्यान रखना, माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 आर है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। क्या स्लोप ए है? नहीं, स्लोप ए नहीं है, ये भी ऑप्शन ए तो गलत, बी भी गलत। क्या स्लोप है माइनस ई ए अपॉन में आर टी? ना, ये भी नहीं है। ये कब होता स्लोप? अगर हम एल एन के और 1/t का ग्राफ बनाते तब हमारे पास ये वाली इक्वेशन सही होनी थी। क्या स्लोप माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर है? हाँ, बिल्कुल यही है। और इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास? एंड इंटरसेप्ट इज log a। तो मैंने ये भी दिखा दिया है, इंटरसेप्ट बिल्कुल हमारा log a है। तो लाइन की क्वेश्चन ऐसे बनेगी, ये हमको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड। एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, तो कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, CH3Cl ले लेंगे हम, सबसे बेसिक एल्काइल हैलाइड CH3Cl। इसकी रिएक्शन कराई है सोडियम एल्कोक्साइड। अब एल्कोक्साइड होती है हमारे पास OR ग्रुप और माइनस और Na पॉजिटिव, R की जगह कुछ भी चाहे CH3 ले लो यहाँ पर भी। तो फिर बोलता है रिएक्शन जब प्रोसीड होगी हमारे पास तो कैसे होगी, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस एल्काइल हैलाइड पे और Cl जाएगा यहाँ से बाहर, फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे पास ईथर का। तो अब बोल रहा है ये कौन सी नेम रिएक्शन है, तो वुड्स रिएक्शन में तो एल्केन फॉर्म होता है हमारे पास, ये भी गलत। रिमर-टीमर रिएक्शन में हमारे पास सैलिसल्डिहाइड फॉर्म होता है, ये भी गलत। विलियमसन सिंथेसिस हम ईथर के लिए पढ़ते हैं, रिएक्शन का नाम ही होता है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स अगेंस्ट द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अल्कोहल की जब हम डिहाइड्रेशन कराते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होता है कार्बोकैटायन। अब अगर हम कैसे डिहाइड्रेशन कराते हैं, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ देंगे, ये H पॉजिटिव पर अटैक करेगा और हमारे पास OH जो है कन्वर्ट हो जाएगा गुड लिविंग ग्रुप को। मैं CH3 को मिथाइल से रिप्रेजेंट करता हूँ, Me से, और हमारे पास बन गया है OH2, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब डिहाइड्रेशन में जाएगा ये बाहर और हमारे पास फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का। तो जितना स्टेबल हमारे पास कार्बोकैटायन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो वही इससे उसका मतलब यही है कि फास्टर रिएक्शन किसकी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास टर्सरी अल्कोहल गिवन है, यहाँ पे सेकेंडरी और यहाँ पर प्राइमरी। तो रेट जो है टर्सरी का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा वो काफ़ी स्टेबल बनता है टर्सरी केस में, फिर उसके बाद होगा सेकेंडरी और लास्ट में होगा प्राइमरी अल्कोहल। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, असर्शन गिवन है, रीज़न गिवन है हमारे पास। तो हो सकता है असर्शन भी ठीक हो और रीज़न भी ठीक हो। अगर दोनों ही ठीक हुए हमको तो फिर हमको बताना है कि जो रीज़न हमारे पास गिवन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं। अगर हो सकता है असर्शन ठीक हो और रीज़न गलत हो सकता है असर्शन गलत हो रीज़न ठीक हो। तो हमको बस यही चेक करना है। असर्शन मतलब कोई भी स्टेटमेंट को असर्शन बोला गया है। तो स्टेटमेंट दी है, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर अ डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड।
तो जब हम सोडियम क्लोराइड को किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो क्या हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने के लिए मिलता है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल मिलता है। वाटर जनरली 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, लेकिन जब इसमें कोई हम सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, कोई भी सॉल्यूट जो हमारे पास नॉन वॉलेटाइल हो और इसमें सॉल्यूबल हो वाटर में, तो NaCl हमारे पास क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूबल सॉल्यूट है। ये क्या करता है, अब 0 डिग्री पे पानी जो है वो फ्रीज नहीं करेगा, हो सकता है -2 डिग्री या -3 डिग्री पर सॉल्यूशन जो है फ्रीज करे, तो इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। रीज़न पूछते हैं, NaCl अंडरगोज डिसोसिएशन इन वाटर, तो दूसरी स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, NaCl जो है डिसोसिएट होता है। कैसे? NaCl डालते हम एक है और हमारे पास कन्वर्ट होता है 2 आयंस में, Na पॉजिटिव और Cl माइनस में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमको देखने के लिए मिल रहा है, उसका आंसर ये है कि NaCl डिसोसिएट करता है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है, तो ये हमारे पास गलत है। तो असर्शन हमारे पास सही है, रीज़न हमारे पास सही है, पर रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये लाइन हमको लास्ट में एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, वहाँ क्वेश्चन में लिखा होता है कि कैसे करना है, तो एक बार पढ़ लेना फिर आंसर करना। ये लाइन तब लिखनी पड़ेगी जब रीज़न भी बिल्कुल सही होगा हमारे पास। नेक्स्ट असर्शन देखते हैं, द pKa ऑफ इथेनोइक एसिड इज लोअर देन दैट ClCH2OH। अब आता थी पीके होता क्या है, इथेनोइक एसिड बना लेते हैं पहले, CH3COOH और CH2ClCOOH, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर लगा दिया है Cl ग्रुप। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिटी कौन है। तो मैंने बता रखा है जब भी हम एसिडिटी चेक करते हैं तो यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव करो, यहाँ से भी H पॉजिटिव को रिमूव करो, और हमारे पास बन जाएगा CH3CO माइनस, इसको अगर और अच्छे से दिखाएं C⋯O माइनस, और यहाँ से CH2Cl ऐसे रहेगा C⋯O माइनस। अब जितना स्टेबल नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, उतना ही ज़्यादा एसिडिक वो देखने के लिए मिलेगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है और यहाँ पर भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट है जो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को उतना ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक हमारे पास होना चाहिए। अब pKa का क्या मतलब होता है हमारे पास, pK होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अब इसकी एसिडिटी हमारे पास ज़्यादा है तो हम बोलेंगे इसका pKa है जो है कम होगा, और जो कम एसिड वाला है इसका pKa ज़्यादा होगा। तो मतलब pKa ऑफ CH3 इथेनोइक एसिड अगर हम लिखें pKa ऑफ CH3COH ज़्यादा होगा किससे, pKa ऑफ CH2ClCOOH। अब देखते हैं क्या स्टेटमेंट में यही बोल रहा है वो, द pKa इथेनोइक एसिड इज़ लोअर देन दैट ऑफ ClCOH। नहीं, पर pKa तो किसका ज़्यादा है, इथेनोइक एसिड का ज़्यादा है। जितना कम एसिड उतना ज़्यादा pKa, ये रिलेशन को ध्यान रखना। तो असर्शन तो होगी हमारी गलत। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है, क्लोरीन शोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट विच इंक्रीज द एसिड कैरेक्टर ऑफ ClCOH। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी यहाँ पे डिस्कस करा हमने कॉन्जुगेट बेस को कि क्लोरीन यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगा रहा था, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, तो हमारे पास ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। तो ये बात रीज़न जो सही है, क्लोरीन शोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट। तो हमारा जो रीज़न वाला सही है, असर्शन हमारी गलत हो जाती है। नेक्स्ट असर्शन है हमारे पास, एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। अब बात करते हैं बेस क्या होता है, एसिड की बात कर ली, अब चर्चा करेंगे बेस के ऊपर। अमोनिया एनिलीन होता है हमारे पास RNH2 ग्रुप, R को भी हटा देता हूँ मैं, चाहे अल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ, CH3 ग्रुप लगा दिया, और अमोनिया होता है हमारे पास NH3 ग्रुप। दोनों के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स अवेलेबल हैं। तो जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो होता है हमारे पास बेस, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो होता है हमारे पास एसिड। तो लोन पेयर को डोनेट करेगा H पॉजिटिव, मतलब लोन पेयर को डोनेट किसने किया, नाइट्रोजन ने, या फिर अच्छा उसने एनिलीन पूछा है, अमीन नहीं पूछा मैंने, अमीन बना दिया मैंने, सॉरी। एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर। अच्छा एनिलीन क्या होता है हमारे पास, ये होता है NH2 साइक्लिक एरोमेटिक अमीन, ये होता है एनिलीन, और अमोनिया होता है हमारे पास NH3। दोनों के पास ही क्या है, यहाँ पे लोन पेयर्स अवेलेबल हैं। अगर हम H पॉजिटिव पे डाल दें यहाँ पे, तो कौन हमारे पास जल्दी अटैक करेगा, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और यहाँ पर अमोनिया के पास भी।
अब एनिलीन वाले लोन पेयर क्या है, इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, ये फ्री नहीं है, ये है बिजी रेजोनेंस करने में। लेकिन अमोनिया के पास तो रेजोनेंस है ही नहीं, रेजोनेंस नहीं है तो ये अटैक कर देगा फटाफट, और जो जितना फटाफट डोनेट करेगा लोन पेयर को वो उतना क्या होगा, बेटर बेस होगा। तो बेसिक कैरेक्टर अमोनिया का ज़्यादा होगा किसके साथ, एनिलीन के कंपैरिजन में अमोनिया हमारा बेटर एक बेस होगा। तो एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, गलत, क्योंकि एनिलीन पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिजी हो रखे हैं रेजोनेंस करने में। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो असर्शन हमारी बिल्कुल गलत है। द अनशेड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन बिकम लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस। वो बोल रहे हैं एनिलीन पे प्रेजेंट जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और लेस अवेलेबल है किसमें, प्रोटोनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ प्रोटोन ही क्या बोलते हैं हम, प्रोटोनेशन। ये अटैक करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव में, रिएक्शन का नाम होगा प्रोटोनेशन। यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो प्रोटोन को पकड़ने जाएगा ही नहीं, जाएगा भी तो बहुत स्लो करके जाएगा। तो इसलिए हमारे पास अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो असर्शन हमारी गलत है और हमारा रीज़न जो है बिल्कुल सही हमको देखने के लिए मिल रहा है। ऐसी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, इनको करते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसी ही और वीडियोस के साथ में।